नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका, वीडी टीवी भारत में आपका स्वागत है। कोरोना के चक्कर में हमारे चारों तरफ एक कंफ्यूजन का माहौल बन चुका है। लोगों के बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिल पाता। आज उन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर दिनेश गौतम। डॉक्टर गौतम एसएमएस मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर गौतम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गौतम, सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि जैसे कोविड हार्ट पेशेंट्स को भी काफी इफेक्ट कर रहा है, तो उनको क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए और क्या क्या बीमारी उनको झेलनी पड़ सकती है इसकी वजह से? देखो, यूजुअली कोविड हार्ट पेशेंट को हो रहा है, ये बिल्कुल निश्चित रूप से हार्ट पेशेंट में जब कोविड की कॉम्प्लिकेशन होती है तो ज़्यादा खतरनाक होती है। तो हार्ट वाले पेशेंट को थोड़ा सावधानी रखना चाहिए, कोविड गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, अपना मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हार्ट पेशेंटों को करना चाहिए, जैसे कि हार्ट पेशेंटों को वैक्सीनेशन की जहां तक बात है, सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कि वैक्सीनेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो उसमें मेरा सभी प्रदेशवासियों से और देशवासियों से, जनता से मेरी अपील है कि हार्ट पेशेंट को बिल्कुल कोरोना या जो कोरोना के लिए जो दोनों वैक्सीन बनी हुई है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों सेफ हैं और दोनों में से कोई सी भी अपने चॉइस के अनुसार वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अब रहा सवाल दूसरी बात का कि कई सारी अखबारों में, मीडिया में खबरें आ रही है कि वैक्सीनेशन के बाद में पेशेंट को एमआई हो गया, या पेशेंट का जिनके पहले स्टेंट की दवाई चल रही थी, हार्ट पेशेंट की दवाई चल रही थी और उसके बाद में उसने वैक्सीनेशन करवाया, उसके कोरोना हो गया, उसके बाद में हार्ट अटैक हो गया। तो देखो, पोस्ट कोविड कोरोना के बाद में हार्ट अटैक हो रहा है, कई पेशेंटों में देखने का है, क्योंकि कोरोना के बाद में पोस्ट कोविड में और रिकवरी फेज में ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी थोड़ी बढ़ती है, तो उसके वजह से हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो मेरा सभी प्रदेशवासियों से और देशवासियों से निवेदन है कि जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो ऑलरेडी एंटी प्लेटलेट ड्रग्स पे हैं, वो कृपया उनको बंद ना करें वैक्सीनेशन के लिए। हो क्या रहा है कि जो अनक्वालिफाइड या जो अपने गांव के अंदर जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं, वो उनको ये सलाह दे देते हैं कि आप वैक्सीनेशन से 3 दिन पहले आपकी खून पतला करने की दवाई बंद कर दो। बेचारे गांव के लोग और जो इवन जो सिटी के लोग हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि खून पतला करने की दवाई कौन सी बंद करनी है। तो एंटी प्लेटलेट जो ड्रग एकोस्प्रिन और जो क्लोपिट्राजोल, टिकाग्लोर, जो भी दवाई चल रही है, वो बिल्कुल बंद ना करें। उसके बंद करने के बाद में पेशेंटों को क्लोटिंग टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये क्लोटिंग टेंडेंसी है, जो एमआई हो रहे हैं, उसमें मैक्सिमम पेशेंट जो अभी तक देखने का है, ये वो पेशेंट हैं जो कि अपनी दवाई बंद कर चुके हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। दोनों वैक्सीन हार्ट पेशेंट के लिए सेफ है और अपनी दवाई बिल्कुल भी अपने डॉक्टर की सलाह के बिना बंद नहीं करें। और कोई अगर कहता है कि खून पतला करने की दवाई बंद करनी है, तो अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, जो आपका ट्रीटिंग कार्डियोलॉजिस्ट है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर जो बैठा हुआ है, उससे जरूर एक बार संपर्क करें। और ये भी देखने को मिल रहा है कि जैसे जिनके फर्स्ट डोज लग गई, वो पॉजिटिव हो गए, तो उनको सेकंड डोज के लिए कितना वेट करना चाहिए, या लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि एंटीबॉडीज तो बनी जाती है उनके। देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। हो क्या रहा है, जैसे आपके फर्स्ट डोज लग गई है, फर्स्ट डोज लगने के बाद में आपकी एंटीबॉडी टाइटर तो बनना 1 से 2 वीक बाद स्टार्ट हो जाती है। अब पेशेंट को इन बिटवीन सेकंड डोज और फर्स्ट डोज के बीच में अगर कोविड हो गया है, सेकंड डोज डिपेंड इस पे करती है कि आपकी कोविड की सीवियरिटी कितनी है। अगर आपके माइल्ड कोविड है तो आप सेकंड डोज अपने शेड्यूल टाइम पे लगवा सकते हैं। और वैसे भी सेकंड डोज के बारे में आईसीएमआर की जो भी गाइडलाइन जारी हुई है, उसमें क्लियर कट कहा गया है कि सेकंड वीक को आप 16 से वीक तक डिले कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा ऐसा इस चीज से लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि आपको सेकंड वीक, 4th वीक में ही सेकंड डोज लगवानी है। और अगर माइल्ड सिम्टम है तो आप अपने रूटीन जो प्रोटोकॉल उसको फॉलो करें। और अगर सीवियर सिम्टम है और मॉडरेट सीवियर कोविड इन्फेक्शन हुआ है आपको, तो आप थोड़ा सा वैक्सीनेशन को डिले भी कर सकते हैं। लेकिन पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है जी। और जिन लोगों के स्टेंट डला है या बाईपास सर्जरी हुई है, उन लोगों के साथ क्या, किस तरीके से उनको वैक्सीनेशन के लिए रुकना चाहिए, या फिर उनका वीकनेस जो आती है वो कैसे रिकवर करे उस चीज को, खान पान में क्या उनको चेंज करना चाहिए? देखो, एक्चुअली जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि जितने भी बाईपास वाले पेशेंट है और जितने भी पोस्ट स्टंटिंग या पोस्ट पीटीसी जो पेशेंट हैं, उनको अपना जो है वैक्सीनेशन का शेड्यूल बराबर वैसे ही रखना है जैसा कि एक स्वस्थ आदमी को रखा जाता है। उनमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कोरोना की जो बीमारी है, कोविड का इन्फेक्शन है, जो कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि कोरोना की डिजीज हार्ट पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट में और अन्य कोमोर्बिड कंडीशन में ज्यादा सीवियर होती है और उसके कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा सीवियर होते हैं। तो अर्ली सिम्टम को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। जब भी पेशेंट को अर्ली सिम्टम आए, कोई भी
अनएक्सप्लेन सिम्टम महसूस हो, जैसे कि कमजोरी आ रही है, आज खाना बंद हो गया, गले में खराश हो रही है, जो कॉमन फ्लू के सिम्टम हो उनको बिल्कुल इग्नोर ना करें। अपने जो बीमारी का कारण स्वयं ना ढूंढें कि ये मैंने फ्रिज का पानी पी लिया था या मैं कूलर के सामने बैठ गया था इसलिए फीवर हो गया, इस तरह की बातें ना करें बिल्कुल भी। और तुरंत जो पहला सिम्टम महसूस करें अपने ट्रीटिंग कंसल्टेंट डॉक्टर से संपर्क करें। अगर हार्ट के पेशेंट, बाईपास के पेशेंट और जो भी कोमोर्बिड कंडीशन के पेशेंट है, अगर वो भी, टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस कोविड एरा, अगर टाइम से अगर वो डॉक्टर्स के पास पहुंच जाते हैं तो उनकी जो है लाइफ को बचाया जा सकता है, सेव किया जा सकता है और कॉम्प्लिकेशन से उनको बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अभी एक अलवर से मोहित जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो क्या शायद लेट हो गए सेशन के अंदर, तो उनका भी ये सवाल यही है कि वैक्सीन कब लगवानी चाहिए। अब मैं चाहूंगी कि एक बार आप उनको खुद बताएं कि वैक्सीन कब वापस लगवानी चाहिए। वो पॉजिटिव हो गए थे तो कह रहा है मैं वापस वैक्सीन कब लगवा सकता हूँ, 15 दिन हो चुके हैं मेरे को नेगेटिव हुए, कितना वेट करना चाहिए? देखिए, अगर आपको कोविशील्ड लगी हुई है तो कोविशील्ड का तो आईसीएमआर ने अभी जो नई गाइडलाइन जारी की है कि आप 16 वीक तक डिले कर सकते हैं, तो आप आराम से 16 वीक तक लगा सकते हैं फर्स्ट डोज के। आपके कोरोना का जो डिजीज है उससे इन बिटवीन डिजीज से इसका कोई वो नहीं है, बशर्ते कि आपको सीवियर डिजीज अभी इस समय नहीं चल रही हो, एक्यूट इन्फेक्शन आपको कोविड का ना हो, तब आपको वैक्सीनेशन की सेकंड डोज डिले करनी है। इफ यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड इन्फेक्शन देन यू गॉट योर डोज अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल। जी, और जैसे कि देखते हैं कि जिनके बहुत माइल्ड कोरोना हुआ वो होम आइसोलेशन में चले गए, तो हर 7वें दिन पे टेस्ट कराएं, 15 डेज में टेस्ट कराना चाहिए, कि काफी लोग हैं जो होम आइसोलेशन में भी हैं, अपने घर पे ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनको अपना ट्रीटमेंट कैसे, टेस्टिंग कैसे करवानी चाहिए? देखो, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ये भी एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों में फैला हुआ है कि जो माइल्ड जो कोरोना डिजीज के पेशेंट हैं वो होम आइसोलेशन में, स्पेशली होम आइसोलेशन, उनको अपना टेस्ट कब कराएं, वो कब तक घर में आइसोलेट रहें, अपने घर के सदस्यों से कब तक ना मिलें। देखो, मैं आपको बताऊं कि कोरोना का पेशेंट, उससे आप आइसोलेशन करके दूरी बनाएं, लेकिन मन की दूरी कभी ना बनाएं, क्योंकि पेशेंट मन की दूरी बनाने से थोड़ा पैनिक होता है, उसको ऑलरेडी डिजीज का पैनिक होता है और उसमें उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि 14 डेज तक आइसोलेशन रहें माइल्ड सिम्टम में, और 14 डेज के बाद देयर इज नो नीड टू डू द टेस्ट फॉर द आरटीपीसीआर टेस्ट फॉर द कोविड। जरा कराने की जरूरत नहीं, कराने की जरूरत ही नहीं। हाँ, तो कम से कम बार बार तो टेस्ट बिल्कुल नहीं कराएं। कई पेशेंट आते हैं कि 14 दिन में 3-3 बार टेस्ट करा चुके होते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है टेस्ट कराने का। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे खुद के घर में भी ऐसे लोग हैं जो करवा रहे थे बार बार, और ये जो एक भ्रम पैदा करा है अभी कि सिटी स्कैन नहीं करवानी चाहिए, उससे कैंसर होता है। बिल्कुल सिटी स्कैन भी नहीं कराएं, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन की तरफ बिल्कुल ना जाएं, बार बार आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं कराएं, क्योंकि कोरोना वायरस के जो डेड पार्टिकल हैं वो इस टेस्ट को पॉजिटिव आपके 6 वीक से लेकर 8 वीक तक भी दे सकते हैं। कब तक आप टेस्ट कराएंगे? अननेसेसरी एचआरसीटी थोरैक्स, कई पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जो 14 दिन में 3-3 बार एचआरसीटी थोरैक्स करा चुके हैं। मैं कई बार पहले भी अपने इंटरव्यू में बता चुका हूं कि एक एचआरसीटी थोरैक्स 300 to 400 एक्स-रे रेडिएशन के बराबर एक्सपोजर, इसलिए ये स्पेशली यंग पेशेंट में आगे जाके और कार्सिनोजेनिक है और इसमें कैंसर की रिस्क बहुत बढ़ जाती है। इसलिए बार बार अपनी इच्छा से एचआरसीटी थोरैक्स बिल्कुल ना कराएं। एचआरसीटी थोरैक्स जब भी कराएं जब आपके क्लिनिकल सिम्टम डिटोरिएट हो रहे हो। इट मीन्स कि आपको फीवर कंटिन्यू बना हुआ है, हाई ग्रेड फीवर, आपका जो कफ है वो वर्सनिंग हो रही है, आपकी जो सेचुरेशन है रूम एयर पे 94 से कम आ रही है, ये 2-3 इंडिकेशन है। आप अपनी मर्जी से कोई इन्वेस्टिगेशन कोविड टेस्ट के लिए ना कराएं। और डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे, जैसे कुछ लोग के 92 अगर ऑक्सीजन चली गई तो वो पैनिक हो जाते हैं, मतलब घर में ही ऐसा माहौल हो जाता है कि सबको लगता है बस ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, तो आप उनके लिए एक बताएं कि एक कौन सा तब ऑक्सीजन लेवल होता है जिसमें आपको एक्चुअली डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है? देखो, मैं आपको बिल्कुल बताऊं, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है। एक्चुअली क्या हो रहा है इस कोरोना में, जैसे ही आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आता है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव आने के बाद में सबसे पहले जो आम पब्लिक है अपने डॉक्टर्स का रिपोर्ट सुन के और सबसे पहले इंतजाम करने जाते हैं, रेमडेसिविर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और मेरे को इन्वेस्टिगेशन चाहिए। बिल्कुल भी ये थ्योरी ना अपनाएं। हर चीज की टाइमिंग फिक्स है। कोरोना में 95 से 97% पेशेंटों में माइल्ड सिम्टम होते हैं और 95 से 97% में बिल्कुल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो घर पे ठीक हो जाते हैं। उनमें बहुत माइल्ड सिम्टम होते हैं, कॉमन फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, उनको बिल्कुल भी हॉस्पिटलाइजेशन और किसी तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। कुछ पेशेंटों में जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है वो केवल 1 to 3% पेशेंट होते हैं। उसमें भी कुछ 2-3 अपने मेडिकली प्रूव्ड क्राइटेरिया हैं जिनसे अपन सेचुरेशन उनकी इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे प्रॉनिंग 24 आवर्स में से 2-3 आवर्स के लिए आप उल्टा लेट जाएं, डीप ब्रीदिंग करें,
योगा करें, प्राणायाम करें, अपने रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी ऑक्सीजन की लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन रूम एयर पे लेस देन 92% है, रूम एयर पे, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैनिक में आपके सिंपैथेटिक एक्टिविटी बॉडी की बढ़ जाती है, आपकी हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी पल्स रेट बढ़ जाती है, आपको सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, पूरी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, और इसके बाद में जो आपका लेवल चल रहा है वो उससे भी ज्यादा आपको डिस्निया फील होने लग जाता है। इसलिए ऑक्सीजन का सेचुरेशन और कम हो जाता है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें, बिल्कुल भी पैनिक ना हुए। किसी भी कोरोना की मेडिसिन से को आप लेके अपने मन से अपना ट्रीटमेंट ना करें। स्पेशली मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया की जो विश्वविद्यालय चल रहा है उसके अनुसार एक ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सबको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इसमें हर चीज का फिक्स है, स्टेरॉइड कब लेना है। पहले 7 दिन बहुत क्रिटिकल होते हैं, 5 to 7 डेज, उसमें आपको सिंपल एंटीवायरल ड्रग्स लेने की जरूरत होती है, और ना भी लें तो सिंपल एक एजिथ्रोमाइसिन और पैरासिटामोल टैबलेट लेने की जरूरत होती है। और 95% पेशेंट इन 7 दिन में ही रिकवरी में फेज में आ जाते हैं। दूसरा फेज जो कोविड का होता है वो होता है 7 to 11 और 12 डेज तक। इसको अपन साइटोक्रोम स्टम आता है, इसको इम्यूनोलॉजिक फेज भी बोलते हैं, अपन इन्फ्लेमेटरी फेज भी बोलते हैं। इसमें आपको बहुत पेशेंट का अगर सेचुरेशन फॉल हो रहा है तो चिंता की जरूरत है। देन इस कंडीशन में आपको स्टेरॉइड वगैरह जो ड्रग्स है, लो डोज स्टेरॉइड या जो भी मेंटेनेंस प्रोटोकॉल डिसाइड किया हुआ है उससे देने की जरूरत है। और बाकी पेशेंट ऑक्सीजन केवल और केवल 1% पेशेंट को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक हमारे साथ व्यूअर जुड़े हैं, राहुल यादव जी। वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी एक ही किडनी है और पॉजिटिव हो गए, तो उन्हें क्या करना चाहिए? कुछ भी उनको एक्स्ट्रा नहीं करना है। पानी खूब लें, आराम से अपना लिक्विड डाइट लें 2 से 2.5 लीटर, एंड जैसे जिसमें इट इंक्लूड्स द सूप एंड हॉट वाटर्स। नारियल पानी को ज्यादा सेवन नहीं करना है क्योंकि पोटेशियम उसमें ज्यादा होता है, ऑलरेडी एक किडनी फंक्शन है। लेकिन आपको इस बात को लेकर चिंता की कोई जरूरत नहीं कि मेरे एक किडनी है और कोविड हो गया, मैं क्या करूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। पैनिक सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है इसको नहीं करना है। और एक ये जहां तक हो सके एनाल्जेसिक और जो किडनी को जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हैं उनको अवॉइड करना है। ये नहीं कि आपको बुखार आ रही है और 99 टेम्परेचर और आपने क्रॉसिंग 650 खा ली है, ऐसा बिल्कुल ना करें। बिल्कुल ना करें। और ये है कि लोग होम रेमेडीज बहुत कर रहे हैं, तो जैसे कभी कि सिर्फ आप गर्म पानी पीते रहें और फिर कभी नाक में नींबू डाल लेते हैं। काफी हमारे से लोगों के हमारे आसपास भी से लोग होते हैं, तो होम रेमेडीज कितनी कारगर है और करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? देखो, जितना मेरी नॉलेज में है होम रेमेडीज के बारे में, मैं आपसे यही कहूंगा कि जो भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, जो भी थेरेपी है, जैसे कुछ लोग कहते हैं नींबू है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आंवला है, ये सब मेडिकली प्रूव्ड हैं। जैसे योगा में अगर बात करें तो आलोम विलोम, कपालभाति और प्राणायाम, ये ऑल दीज रेस्पिरेटरी जो एक्सरसाइज हैं, ये आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ाती है, तो ये सब आप यूज करना चाहिए। लेकिन जो कई सारे काढ़े जो आते हैं उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, जो भी चीज आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती है, चाहे गिलोय हो, नींबू हो, आंवला हो या फ्रूट्स हो आपका, वो सब आपको लेना चाहिए। उसमें नुकसान क्या है? 3 साल से लेके 10 साल तक के बच्चे जो पॉजिटिव हो जाते हैं, उनके पॉजिटिव होने के चांसेस कितने और उनके रिकवर कितनी जल्दी रिकवरी कर सकते हैं? देखो, अभी तक जितनी भी फर्स्ट वेव और जो सेकंड वेव में जो बच्चों में जो ट्रेंड देखा गया है कोविड-19 इन्फेक्शन का, यूजुअली बच्चों में सीवियर डिजीज नहीं देखी गई। माइल्ड कोविड इन्फेक्शन रहा है और वो अपने आप दे विल रिकवर ऑटोमेटिकली, है ना। और उसके लिए उनको कुछ भी मेडिसिन, एक सिंपल पैरासिटामोल, एक एंटीबायोटिक देने की जरूरत है। बाकी बच्चों को कोई भी चीज रेमडेसिविर और स्टेरॉइड देने की जरूरत नहीं पड़ती है बिल्कुल भी। अपने आप ठीक हो रहे हैं बच्चे, ठीक हो रहे हैं। खान पान किस तरह के, जैसे कहते हैं कि विटामिन सी आपको सबसे ज्यादा लेना चाहिए? बिल्कुल, खान पान के लिए जैसा कि मैंने बताया कि आपको इम्यूनिटी बनाने वाले एंटीऑक्सीडेंट जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो नींबू हो, चाहे वो आंवला हो, चाहे वो गिलोय हो, चाहे आपके वो फ्रूट्स हो, ये सब चीजें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो आपको डेफिनेटली ये आपको वायरस के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। और सर, एक तो लोगों का ये है कि जिन्होंने 2 वैक्सीन लगवा ली, दोनों डोज लगवा लिए वैक्सीन के, वो उनका एक ये सिनेरियो बनाता है कि हम पॉजिटिव ही नहीं हो सकते। सो उनके लिए आप ये बताएं कि वो पॉजिटिव हो सकता है, कितना प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल कहा आपने। देखो, जब ये वैक्सीन को रिलीज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ICMR ने, और इवन अप्रूवल जो FDA ने भी दिया, इसमें क्लियर कट सारी स्टडी में मेंशन है कि वैक्सीन इज इफेक्टिव ओनली टिल 82%, इफेक्टिविटी इसकी 82% है। तो ऐसा नहीं है कि जिसने वैक्सीन लगवा लिया उसको कोविड नहीं होगा, लेकिन उसको सीवियर सिम्टम बहुत कम चांसेस है आने के। तो अपना जो कोविड प्रोटोकॉल है कि आपको मास्क लगाएं, अपने डिस्टेंस मेंटेन करें,
जब भी आप क्राउडेड एरिया में जाएं तो N95 मास्क लगाएं। अगर सिंपल अगर जा रहे हैं तो आप कपड़े 3 लेयर मास्क लगा सकते हैं। तो वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। पर ये नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन लगा लिया तो आप 100% सेफ हो, आपको कोरोना होगा ही नहीं। होगा, लेकिन आपको डिजीज जो मैंने जितने भी पेशेंट अभी तक ट्रीट किए हैं वो बहुत माइल्ड डिजीज की कोरोना पॉजिटिव। मतलब कि वैक्सीन के बाद भी मास्क बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और एक ये कि पोस्ट कोविड जो रिएक्शंस हो रहे हैं, कईयों के हाथ में दर्द रह गया, पैरों में दर्द रह गया, तो ये कब तक रह सकते हैं? पोस्ट कोविड माइल्जिया, पोस्ट कोविड जो है कार्डियक सिम्टम, ये 8 से 12 वीक तक कई बार रिकवर नहीं होते जी। बॉडी में पेन रहता है, तो अपना खान पीन के लिए इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, इनको इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज लेना चाहिए, है ना। इसमें स्पेशली मैं कहूँगा कि लिक्विड डाइट थोड़ा सा अपना ज़्यादा लें, और लिक्विड डाइट के साथ साथ में अपने इम्यून बूस्टर जो जितनी भी चीज़ें जो मैंने बताई है वो सब लें, प्लस अपनी एक्सरसाइज की एक्टिविटी को धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे योगा, प्राणायाम, वॉक करें तो आप ऐसे नहीं कि रिकवर हो गए अब 5 किलोमीटर वॉक के लिए चले गए। पहले स्टार्टिंग में 500 मीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर आपको मतलब अपनी एक्सरसाइज रेगुलर रखनी है अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू योर डिस्निया। और आप ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहले आप क्या एक्सरसाइज जी, क्या एक्सरसाइज करते हैं। एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा आपको एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि रिकवरी में, पोस्ट कोविड पेशेंटों की रिकवरी में कई बार पेशेंटों की हार्ट रेट बहुत कम चलती है। तो इस तरह के 2 तरह के पेशेंट होते हैं जिनकी हार्ट रेट कम चल रही है। एक तो एसिम्टोमेटिक होते हैं कि उनको हार्ट रेट कम होने की कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं। हार्ट रेट कम होने से पेशेंट को डिजीनेस, चक्कर से फील होंगे। कुछ पेशेंट होते हैं जिनको चक्कर आ रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट को तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाती है डिजीज, ऐसा नहीं है कि परमानेंट रहती है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है ऐसे पेशेंट को। और ये कई बार 6 से और 12 वीक तक ले लेती है रिकवर होने में। तो इसको हम बोलते हैं एसिम्टोमेटिक या सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया, जिसमें हार्ट की पल्स कम। बहुत ज्यादा पेशेंट देख, स्पेशली इस कोविड सेकंड वेव में तो नहीं है, लेकिन कोविड फर्स्ट जो वेव आई थी उसमें काफी कार्डियक सिम्टम के साथ पेशेंट आए जी। और जैसे कुछ लोग हैं जिनके ऑलरेडी लंग्स वीक हैं, या ये कहें कि उनको हमेशा खांसी रहती है, या टीबी के कुछ पेशेंट रह चुके हैं, उनके लिए कोविड कितना इफेक्ट डाल सकता है उन पर? उनके लिए तो बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि उनकी लंग्स की जो फंक्शन है, वाइटल कैपेसिटी है, वो ऑलरेडी कंप्रोमाइज है। और ऐसे पेशेंटों में कोविड का इन्फेक्शन अगर होता है तो उसमें मोर्टिलिटी ज़्यादा होती है डेफिनेटली, और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी अर्ली पड़ सकती है, उनको जो जल्दी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो सकती है। और ऐसे पेशेंटों को बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। मतलब हार्ट किसी मतलब जिनके पहले से कोई डिजीज है उनके लिए कोविड बिग हार्ड, जैसे कई लोग हैं कि उनके घर में पॉजिटिव है, वो साथ में रह लिए, तो क्या उन लोगों को भी टेस्ट कराना चाहिए? जब वो लोग नेगेटिव आते हैं होम आइसोलेशन के बाद में, तो पूरे परिवार को टेस्ट कराने की जरूरत होगी? माइल्ड सिम्टम्स है, किसी के आया तो गया, कैसे पता लगेगा? नहीं, अगर पेशेंट कोई घर में कोई मेंबर पॉजिटिव आता है तो उसको आपने आइसोलेट कर दिया 14 डेज तक, लेकिन अब जब वो उसको टेस्ट अगर 14 डेज बाद नेगेटिव आ गया, उसका पेशेंट का अगर नेगेटिव आ गया, और अगर किसी के कोई सिम्टम नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है सबके सारे मेंबर्स की जरूरत नहीं है टेस्ट करवाने की। और जो ये जैसे कि चलिए लोग पैनिक हो रहे हैं, तो पैनिक सिचुएशन कैसे लोगों की नॉर्मल करें, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, उनको बस थोड़ी सी देर में कुछ थोड़ा सा वेदर चेंज होता है, उनको कुछ नोजिया सा होता है ना। मैं फिर कह रहा हूँ कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, वो वाली बात है। इसमें कोविड में आपको अपना मेंटल लेवल, जो मेंटल माइंड सेट है, वो बहुत पॉजिटिव रखना जरूरी है। उसके लिए आप अपनी स्पिरिचुअल टेक्निक यूज करो, अपना योगा करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, अपनी एक्सरसाइज करो, और बिल्कुल मन की दूरी तो बिल्कुल मरीजों से नहीं बनाए। कोविड पेशेंट अपने घर में भी कोई बीमार है तो उससे बातचीत करते रहें आप, चाहे वीडियो कॉल करके करें या कैसे भी करें, और उनसे मन से आप अटैच रहें, और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होने दें पेशेंट को पैनिक नहीं होने दें। उनके लिए क्या आप एक थोड़ा सा मैसेज दें, जो लोग पॉजिटिव हो चुके हैं लेकिन उनके अभी तक वीकनेस इतनी है, या फिर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं, कि लोग मानते ही नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं टेस्ट मत कराए, जैसे आपने भी बोला अभी, लेकिन आप उनके लिए कोई मैसेज दें कि वो समझे इस चीज को? मैं आपको फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि ये जो कोविड पेशेंट की जो रिकवरी के बाद टेस्ट का पॉजिटिव आना 8 वीक तक भी आ सकता है, 6 से 8 वीक तक भी, क्योंकि जो वायरस के जो डेड पार्टिकल्स हैं वो आपकी नेजल म्यूकोसा में, फेनिक्स में स्टे कर सकते हैं, और वो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं जी। उसको आपको वो डिजीज बीमारी नहीं समझे आप उसको, तो आप उसको टेस्ट के लिए जाएं मत आप, और अपने आराम से 14 दिन बाद अपनी रूटीन एक्टिविटी शुरू कर जी। और ये बच्चे से 2 मास्क लगाने का बड़ा वो चल रहा है कि आप 2 मास्क लगाए तो उससे ही आप बच सकते हैं। एयर में रहता, तो एयर में वायरस कितने समय तक रहता है? देखो, अभी रिसेंट एक स्टडी आई है लैंसेट में, उसमें कहा गया है कि जो माइक्रो जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के, एरोसोल्स जिनको बोलते हैं, लेस देन 5 माइक्रोन्स, वो एयर में कुछ डिस्टेंस तक रह सकते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं कि डबल मास्क, एक मास्क में भी अगर आपने ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क लगाया हुआ है, या आपकी जो N95 मास्क लगाया हुआ है, तो दैट इज सफिशिएंट आई थिंक।
और ये अब अगर बच्चों को सुरक्षित करना हो, जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा था, लेकिन उनका इम्यून कैसे बढ़ाएं? खाते पीते हैं कुछ, उनका ऐसा कुछ हो नहीं पाता, तो उनका इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करें? बच्चों की इम्यूनिटी तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग होती है, और वैसे भी जो मिल्क होता है, मिल्क से अच्छा बच्चों के लिए कोई चीज़ नहीं है। बच्चों को मिल्क दें आप, गर्म दूध 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को, क्योंकि मिल्क में जो एंटीवायरल एक्टिविटी होती है बहुत अच्छी होती है, और इस एंटी वायरल एक्टिविटी की वजह से बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो बच्चों के बारे में ज़्यादा चिंता करने की, हाँ अभी बच्चों का रिसेंटली जो स्ट्रेन सिंगापुर में या कहीं इधर वेस्टर्न वर्ल्ड में जो डिटेक्ट हुआ है वो बच्चों को इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन उसमें भी इतनी सीवियर डिजीज अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई है, और अभी रिसेंटली बच्चों में भी वैक्सीन को अप्रूवल मिल गई है। तो वी होप कि नियर फ्यूचर में बच्चे भी हमारे वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। और नॉर्मल फीवर आ रहा है हमारे, लेकिन वो ना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही, ना फीवर कम हो रहा है, ना वायरल निकल रहा है, उनके क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? उनको आप इस समय इस पैंडेमिक सिचुएशन में कोविड मानकर चलें, अपने आप को आइसोलेट कर लें, भगवान को धन्यवाद दें कि हमारा कोरोना नेगेटिव है, लेकिन 14 दिन तक आइसोलेट लें। मेरा उनसे यही निवेदन है, मतलब 14 दिन तक हमें आइसोलेशन में रहना चाहिए। रहना ही चाहिए। और सर मतलब ये जानना चाहेंगे डॉक्टर कि अगर पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव भी हो गए, तो अपना इम्यून कैसे डेवलप करें? लाइक वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद अलावा खान पान में ऐसा, या फिर कुछ दवाइयां जैसे जिंक दे रहे हैं डॉक्टर, अभी लिख रहे हैं आपको प्रिस्क्रिप्शन में, वो कितने समय तक चालू रखनी चाहिए, या फिर वो दवाई बंद करके कुछ और प्रिस्क्रिप्शन चालू करना चाहिए, या क्या करना चाहिए? सबसे चीज तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नेचुरल चीजें हैं, जिसमें आपका फूड हैबिट है, आपका मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम है, और तीसरी चीज आती है फिर मेडिसिन की। मेडिसिन में जहां तक एक मल्टीविटामिन है, विटामिन सी है, लिमसी या जिंकोविटिन का रोल है, और आप 1-2 महीने तक ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं। और स्टेरॉइड लेने के बाद में हमारे से जुड़े हैं, उनकी मदर स्टेरॉइड ले रही थी 10 दिन से, लेकिन अभी तक नेगेटिव नहीं आ रही रिपोर्ट, मतलब उनके कोई सिम्टम्स नहीं है, तो वो क्या करें स्टेरॉइड लेने के बाद भी? नहीं, अब इसमें यही सिचुएशन ये है कि ये कितने दिन हो गए हैं इनको, जी डिजीज को कितने दिन हो गए हैं। 15 डेज। अगर 15 डेज हो गए तो अगर सिम्टम अगर कुछ भी नहीं है, हाँ जी, फीवर नहीं है, सिम्टम हाइपोक्सिया नहीं है, सिम्टम कुछ भी नहीं है, तो बस खत्म, टेस्ट करने की जरूरत क्या है। जी। और एक क्वेश्चन मेरा भी है पर्सनल आपसे, ये आरटीपीसीआर स्कोर क्या होता है और सिटी स्कोर क्या होता है? ये कितना रहना चाहिए मिनिमम, या कितने के बाद में आपको टेंशन लेनी चाहिए? आरटीपीसीआर की जो सिटी वैल्यू है ना जी, वो उससे बड़ा कंफ्यूज होते हैं जी लोग जी, कि साहब मेरी तो है ना 25 से ज्यादा आ गई। यूजुअली क्या होता है, आरटीपीसीआर में जो ग्राफ की जो प्लॉटिंग होती है टेस्ट के दौरान, उसमें अगर वो सिटी वैल्यू अगर आपकी मोर देन 22 या 24 है, तो उसमें आपकी इन्फेक्टिविटी कम हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्फेक्टिव ही नहीं हो। और अगर वो लेस देन 18 है तो इन्फेक्टिविटी ज्यादा होती है। बट आप मान के चलना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव मीन्स नेगेटिव। क्यों? कि अगर एक सिंगल वायरस भी है और वो अंदर जाने के बाद में आपको मिलियंस में वायरस मल्टीप्लाई कर सकता है, तो मतलब तो उसको आप पॉजिटिव मान के चलें। हाँ, एचआरसीटी की वैल्यू डिफरेंट है। एचआरसीटी की जो सिटी वैल्यू है उसमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिजीज माना जाता है। तो लेस देन 7 इवन अप टू 8 और 9 तक भी हम माइल्ड डिजीज मानते हैं, और 10 से लेके और 15 तक मॉडरेट डिजीज, आप मोर देन 15 इज सीवियर डिजीज। डॉक्टर गौतम, ये कम्युनिटी स्प्रेड क्या होता है? मतलब इसके बारे में जो लोग जानते नहीं है, या फिर ये कहते हैं कि घर वालों के साथ बैठे हैं लेकिन ये कम्युनिटी नहीं स्प्रेड नहीं हो सकता, और अपने सोसाइटी में घूमते रहते हैं, तो ये क्या होता है? एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। नहीं, देखो ऐसा है ना कि इस समय जो पैंडेमिक सिचुएशन जो चल रही है, इसमें आपकी मोर देन 35% पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हो चुकी है इस वेव के अंदर। जी, पहली वेव की मैं बात नहीं कर रहा। तो ये एक तरह का स्प्रेड है, बहुत जो ग्रेड 3 ग्रेड 2 लेवल से अबव स्प्रेड है ये। तो इसको आप इसको रोकने का एक ही तरीका है, लॉकडाउन। सरकार को मजबूर होना पड़ा, इसमें आप अपनी मानसिक स्थिति स्वयं की इस तरह से, मेंटल से माइंडसेट इस तरह से तैयार करें कि आप अपने आप को स्वयं को लॉकडाउन करें, सरकार को ना मजबूर करें कि लॉकडाउन करना पड़े। अभी भी कुछ लोग हैं जो घूम रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, तो वो डिजीज को स्प्रेडर हो जाते हैं, वो ऐसे लोग हैं। तो मेरा सभी से निवेदन ये है कि आप जो है अपने आप को सेल्फ लॉकडाउन की स्थिति में समझ के, और जब तक कोई आवश्यक काम नहीं हो घर से बाहर ना निकले। जी, अब जैसे अब स्पुतनिक भी आ गई है, अब अपने इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगी, तो लोग अब स्पुतनिक के लिए वेट कर रहे हैं। आप उन लोगों को ये बताएं कि मतलब हम कोविशील्ड या कोवैक्सीन ले सकते हैं? देखो, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि तीनों वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक, तीनों की एफिकेसी और क्वालिटी इक्वल है। आपको जो अवेलेबल इस समय हो रही है उसको पहले यूज कर लें आप, तो आप इसमें बिल्कुल भी भ्रम ना पालें। तीनों वैक्सीन इक्वल है।
और बच्चों का वैक्सीन के लिए ऐसे कर रहे हैं, लेकिन कब तक आने के चांसेस है? कुछ ऐसा अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो। मैं इसके बारे में आपको कुछ बताने की कंडीशन में नहीं हूँ, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि कब वैक्सीन, और जो हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं जी, जी। और जो बच्चों के अंदर जो ट्रायल चल रही है स्पेशली, तो वो कब तक इसको अप्रूव करते हैं कि बच्चों में इसको अलाउ कर दिया जाए। तो व्हाट्सएप प्रोफेसर साहब की यूनिवर्सिटी में ना जाएं बिल्कुल भी, आप अपने मन से घर पे इलाज नहीं लें। आपको कोई भी अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम महसूस होता है, चाहे वो थकान हो, भूख नहीं लगना हो, कमजोरी हो, उल्टी हुई हो, दस्त लग रहे हो, आप तुरंत अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये सारे सिम्टम कोविड के इनिशियल सिम्टम हो सकते हैं। और देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि कोविड में उन पेशेंटों में मोर्टिलिटी ज्यादा है जिनका हॉस्पिटल में लेट प्रेजेंटेशन हुआ है। और वो लेट प्रेजेंटेशन क्यों हुआ है? वो इसीलिए हुआ है कि वो मानने को तैयार नहीं है कि हमारे कोरोना कोविड है। बिल्कुल, दैट इज द मेन रीजन कि उसके वजह से मोर्टिलिटी हो रही है हॉस्पिटल्स के अंदर। अभी भी गांव में भी ये स्थिति है, 4-5 दिन तक वो वहां इलाज नहीं लेते हैं। ये तो कुछ नहीं, सिंपल बुखार है हमारे, कहां कोरोना आ गया गांव में। इस कोविड में आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सरकार ने, सारे डॉक्टर्स ने, सारे प्रशासन ने, इवन सारे ब्यूरोक्रेसी ने आपके लिए सारे संसाधनों को खोला हुआ है। आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इवन जब पीक टाइम था, अब तो पेशेंट कम आना शुरू हो गए हैं, तब भी किसी चीज की कमी नहीं आई है। एक दो जगह, कुछ जगह जरूर थोड़ा सा लॉजिस्टिक सप्लाई में डिले हो सकता है, लेकिन सरकार के पास सारे उपाय हैं और सारे संसाधन है, और पूरा प्रशासन, सारी अर्थव्यवस्था जो है इस समय सरकार की कोरोना के ऊपर लगी हुई। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और हमारे दर्शकों को जिन्होंने सवाल किए, हम आशा करते हैं उनको अपने जवाब मिल गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में एक और डॉक्टर के साथ आपके सारे सवालों के साथ मिलेंगे। थैंक यू सर।